नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबेर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। पिछली कक्षा में हमने हरित क्रांति का भारतीय पर्यावरण पर प्रभाव पढ़ा। इस कक्षा में भी हम हरित क्रांति का भारतीय पर्यावरण पर प्रभाव पढ़ रहे हैं और भारतीय पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को हमने अलग अलग बिंदुओं के रूप में अध्ययन किया था। 5 बिंदुओं का अध्ययन हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। इस अध्याय के अंदर हम अगली बिंदुओं के रूप में देखते हैं कि हरित क्रांति का भारतीय पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। खाद्य सुरक्षा का संकट। हरित क्रांति का मुख्य लक्ष्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से वृद्धि लाना था, जिसका तात्पर्य केवल चावल और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि से है। वास्तव में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, उस समय हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय अवस्था में थी। आर्थिक स्थिति के रूप से हम काफ़ी पिछड़े हुए थे। साथ ही साथ हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। तो उस समय खाद्यान्न उत्पादन में तीव्रता लाने के लिए जो कार्य किए गए, जो योजनाएं बनाई गई, उसके अंदर खाद्यान्न उत्पादन के अंदर बढ़ावा देने के लिए जो योजना लाई गई उसको हमने हरित क्रांति नाम दिया। और हरित क्रांति का अंदर मुख्य लक्ष्य रखा गया था कि भारत देश हमारा खाद्यान्न उत्पादन के अंदर आत्मनिर्भर बन जाए। और मूल रूप से जो भारत के अंदर खाद्यान्न के रूप में हम देखते हैं वो गेहूं और चावल को हम खाद्यान्न के रूप में अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। इस कारण हरित क्रांति के अंदर खाद्यान्न उत्पादन में जो सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई वो गेहूं और चावल के उत्पादन में देखी गई। हरित क्रांति का संबंध गरीब किसानों की खाद्य सुरक्षा से कोई मतलब नहीं था, इसलिए इस योजना के तहत गरीबों के लिए जरूरी मोटे अनाजों के उत्पादन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस योजना का उद्देश्य हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होना था, पर यह देखा गया कि गरीब लोग जो खास तौर से अपने खाद्यान्नों के अंदर मोटे अनाजों का प्रयोग करते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का आदि, उसका इस योजना के अंदर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इस योजना के अंदर खाद्यान्न उत्पादन में जो ध्यान दिया गया खास तौर से वो गेहूं और चावल में भी दिया गया। साथ ही साथ इस योजना का यह भी लक्ष्य था कि हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज्यादा करें और प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज्यादा करने के साथ साथ हम स्वयं तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो ही जाएं, पर बचे हुए अधिक उत्पादन को हम निर्यात भी करें, जिससे कि उत्पादन करने वाले किसानों के आर्थिक स्तर में भी सुधार लाया जा सके। स्थानीय रूप से उगाया गया भोजन भी स्थानीय लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाया, क्योंकि उसे ऊंची कीमतों पर बाजार में बेच दिया जाता था। अब क्या हुआ, हरित क्रांति के दौरान जो आज उस क्षेत्र के अंदर भोजन उपलब्ध हो रहा था, वहां पे जो फसलों का उत्पादन हो रहा था, अधिक लाभ की प्राप्ति के लिए वहां पर उन लोगों ने क्या किया, उसे वहां पर बेचने के बजाय बल्कि एक्सपोर्ट कर दिया। उसको वहां पे अधिक दाम जहां मिल रहे थे वो वहां ले जाके उसको बेचने। क्रांति योजना के तहत किसानों को नगद फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाने लगा, क्योंकि हरित क्रांति में यह भी लक्ष्य लिखे गए कि किसानों का आर्थिक स्तर ऊंचा लाया जाएगा। उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हरित क्रांति के अंदर न केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना था, बल्कि हरित क्रांति के अंदर ऐसी फसलों को भी प्रोत्साहन दिया जाने लगा जो कि नकदी फसलें कहलाई, जिनका कि हम उद्योगों के अंदर और निर्यात के अंदर उपयोग करते हैं। किसानों ने उन्हीं फसलों के उत्पादन पर ध्यान दिया जिसका निर्यात संभव हो पाया। अब बात आती है, जब लाभ कमाना है, अधिक से अधिक लाभ कमाना है, जब उसका व्यापार करना है, तो व्यापार करने वाला व्यक्ति केवल उस चीज का व्यापार करता है जिसमें उसे अधिक लाभ होता है। तो यहां पर किसानों ने यह भी देखा कि हरित क्रांति के दौरान उन्हें उस प्रकार की फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया जिसमें उन्हें अधिक से अधिक आर्थिक लाभ हो, जिस प्रकार की फसलों का अधिक से अधिक निर्यात संभव हो। और किसानों ने भी इस चीज का ध्यान रखा कि उन्होंने अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए ऐसी फसलों के उत्पादन पर ध्यान दिया जिनका कि निर्यात आसानी से संभव हो पाए और ऊंचे दामों पर अधिक लाभ पर वो उन फसलों को बेच सके। कभी कभी नकदी फसलों की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के कारण किसानों को आर्थिक स्थिति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा, क्योंकि हरित क्रांति के अंदर खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ नकदी फसलों पर भी ध्यान दिया गया। अब नकदी फसलों के अंदर खास तौर से वो
निर्यात की जाने वाली वस्तुएं थी, अब ये निर्यात की जाने वाली फसलें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कीमतों के उतार चढ़ाव के साथ चलती हैं। तो कई बार कीमतों में जब गिरावट आई, उनमें उतार आया, तो इसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ा और इसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिले। कभी कभी नकदी फसलों की लागत भी किसानों को नहीं मिल पाती थी, जिससे वह अपने परिवार को भोजन भी उपलब्ध नहीं कर पाए। तो इस प्रकार की समस्याएं भी हरित क्रांति के कारण सामने आई, जहां एक और अधिक लाभ कमाने के लिए, आर्थिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए नकदी फसलों पर जोर दिया जाने लगा। पर नकदी फसलें मांग व पूर्ति के ऊपर चलती हैं, अंतर्राष्ट्रीय मांग के ऊपर उनकी मांग निर्भर करती है, निर्यात निर्भर करता है। जब कभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर उनकी मांग में कमी आती है तो उनकी कीमतें गिर जाती हैं और हमारे देश के किसान की स्थिति कभी भी इतनी मजबूत नहीं है कि वो अपने स्वयं के बल पर पूरी खेती करे। कई बार वो लोन लेकर, कई बार वो आसपास के क्षेत्रों से सूद पर पैसा लेकर की अपनी कृषि करता है। तो ऐसी स्थिति में यदि उसे लाभ तो दूर, कई उसकी लागत नहीं मिल पाती, तो उसकी स्थिति बड़ी दयनीय सी हो जाती है। ऐसे में अनेक उनके लिए खाद्य असुरक्षा का संकट खड़ा हो गया। जब उनको अपनी लागत ही नहीं मिल पा रही, जब वो अपनी फसलों को बाजार में बेच ही नहीं पा रहे हैं, तो उनके परिवार के लिए खाद्य असुरक्षा की स्थिति पैदा हो गई। वो अपने परिवार का लालन पालन करने में भी सक्षम नहीं रह पाए। तो इस प्रकार की समस्याएं भी कई बार देखने को मिली। स्पष्ट है कि हरित क्रांति से नकदी फसलों की ओर झुकाव बढ़ने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा और भूखमरी पैदा होने लग गई। अब क्या हुआ कि हरित क्रांति के कारण ये देखा गया कि किसानों ने सोचा कि भाई हरित क्रांति में ऐसी फसलों का उत्पादन किया जा सके जिससे अधिक लाभ कमाया जा सके, उनका व्यापारिक स्तर पर उनको बेचा जा सके। तो उन्होंने उस प्रकार की फसलों का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने खाद्यान्न फसलें या मोटे अनाज की फसलें, जो कि वहां पर उनके लिए भोजन सामग्री के रूप में हुआ करती थी, उनका उत्पादन उन्होंने कम कर दिया। पर अंतर्राष्ट्रीय मांग के आधार पर जब निर्यात में कमी आई तो उनकी फसलें बिकी नहीं और ऐसी स्थिति में उन्होंने खाद्यान्न का उत्पादन भी बंद कर दिया। अपने जो वहां पर स्थानीय रूप से खाद्य पदार्थों का वो खेती किया करते थे, उसको उन्होंने अधिक लाभ के लिए बंद कर दिया। तो एक ओर तो उनकी फसलें नहीं बिकी और दूसरी ओर उनके लिए खाद्य असुरक्षा की स्थिति पैदा हो गई और उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे क्योंकि उनका माल नहीं बिक रहा था। तो ऐसी स्थिति में वो बाजार से खरीद कर भी अपना भोज्य पदार्थ नहीं खा पाए। खाद्य असुरक्षा की स्थितियों, भूखमरी की स्थितियां देखने को सामने आई। खान पान की आदतों में बदलाव। हरित क्रांति द्वारा खाद्य पदार्थों का बड़े पैमाने पर व्यवसायीकरण हुआ। इससे एक और शहर में अमीर उपभोक्ताओं के लिए अनेक खाद्य वस्तुएं उपलब्ध हुई, वहीं आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन खाद्य वस्तुओं से वंचित हुआ जो उसका मुख्य आहार हुआ करती थी। यद्यपि खान पान की आदतों में बदलाव एक क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है, किंतु हरित क्रांति के द्वारा इस बदलाव को और अधिक बल मिला। अब खान पान की प्रक्रिया क्या होती है? किसी भी क्षेत्र का खान पान वहां की संस्कृति पर निर्भर करता है, वहां की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है, वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, जो कि निसंदेह किसी भी क्षेत्र के खान पान में धीरे धीरे बदलाव आते जाते रहते हैं। पर हरित क्रांति वास्तव के अंदर खाद्यान्न उत्पादन के अंदर एक क्रांतिकारी के रूप परिवर्तन के रूप में आई। बड़ी तेजी से परिवर्तन हुआ और हरित क्रांति के अंदर, जैसा कि अभी हमने पिछले बिंदुओं में पढ़ा था और ये जाना था कि कुछ ही फसलों पर इसका ध्यान दिया गया, खाद्य फसलों के ऊपर, तो वास्तव में पूरे देश की जो खाद्यान्न आदतें थी, जो खाद्यान्न के खान पान की आदतें थी, उन पर यह प्रभाव पड़ा कि संपूर्ण देश के अंदर केवल कुछ ही खाद्य पदार्थों को खाद्यान्न के रूप में अपनाया जाने लगा। जो कि हमारे परंपरागत खाद्यान्न थे उनको हम धीरे धीरे भूलते चले गए। तो हमारी खान पान की आदतों में भी इसके कारण बदलाव देखा गया और वो फसलें जो हरित क्रांति के अंदर ज्यादा उगाई गई वही अब हमारा मूल खाद्यान्न के रूप में जाने जाने लगी। जैसे कि हम बात करते हैं खासतौर से गेहूं व चावल की, हमने मोटे अनाजों को अपने खाद्यान्न की आदतों से हटा दिया। रासायनिक उर्वरकों पर आवश्यकता से अधिक निर्भरता, क्योंकि जब हरित क्रांति का लाया गया था तो उसका मूल उद्देश्य था खाद्यान्न आत्मनिर्भरता। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया गया और अधिक से अधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन लेने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, विभिन्न प्रकार की आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया, सिंचाई तकनीकों का प्रयोग किया गया, कृषि में यंत्रीकरण का प्रयोग किया गया और इसी के अंदर खास तौर से रासायनिक उर्वरकों का हरित क्रांति में सर्वाधिक प्रयोग हुआ। और
देखा गया कि अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का लगातार प्रयोग बढ़ता ही चला गया। हरित क्रांति का सबसे बुरा प्रभाव हमारे देश की कृषि का रासायनिक खादों पर आवश्यकता से अधिक निर्भर होना था। प्राचीन समय में भारत के अंदर जो खाद्य प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता था और जैविक खाद का प्रयोग किया जाता था, अब उस खाद की जगह रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाने लगा, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी समय में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने लगे। और इसका हमारे पर्यावरण पर बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। लंबे समय में इसके बुरे प्रभाव लगातार देखे जाते रहे हैं और देखे जा रहे हैं। कृषि में अधिक पैदावार लेने के लिए रासायनिक खादों का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है और आज भी ये बड़ी द्रुत गति से बढ़ रहा है। रासायनिक खादों का बहुत तेजी से प्रयोग बढ़ रहा है, उर्वरकों का प्रयोग बढ़ रहा है, कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ रहा है। हरित क्रांति से पूर्व भारतीय किसान भूमि के पोषक तत्व के पुनर्स्थापना के लिए पशु गोबर, मिश्रित खाद, अस्थियों तथा जैव खाद का प्रयोग करते थे। इससे पहले जो हमारे किसान हुआ करते थे वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध खाद का प्रयोग किया करते थे, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती थी। और न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती थी, क्योंकि वो प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे, तो उस भूमि में उगने वाले तत्वों, उस भूमि में उगने वाली फसलों के अंदर भी पोषक तत्वों का लगातार समावेश बना रहा करता था। पर वर्तमान समय में रासायनिक खाद का प्रयोग करना, कीटनाशकों का प्रयोग करना से के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति तो धीरे धीरे खत्म हो ही रही है, क्षीण हो ही रही है, बल्कि जो उत्पाद उन खाद से और उस भूमि में हो रहे हैं, उनके अंदर भी ये विषैले तत्व, रासायनिक तत्व की लगातार भरमार हो रही है। और इस प्रकार के रासायनिक और विषैले तत्व अंततः हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं और उसके कई प्रकार के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हरी खाद वाली खेती करने एवं भूमि को पति छोड़ना आदि पारंपरिक कृषि विधियां का मूल उद्देश्य वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करना तथा भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना था। प्राचीन समय के अंदर हरित क्रांति से पहले भूमि को कई बार फसल ना उगाकर उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता था, ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे फिर से बढ़ जाए। ऐसी स्थिति को पड़ती भूमि के रूप में कहा जाता था। पर हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? हरित क्रांति के अंदर आर्थिक विकास हेतु, लगातार उत्पादन प्राप्त करने हेतु ऐसा देखा गया कि भूमि में एक वर्ष में 3-3 फसलें उगाई गई और लगातार फसलें उगाई जा रही थी, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और इस स्थिति का लंबे समय के अंदर इससे स्थितियां बिगड़ने लगी। खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाने के लिए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता बढ़ती गई। अब हरित क्रांति का उद्देश्य था कि भाई तेजी से उत्पादन बढ़ाया जाए, खाद्यान्न उत्पादन तेजी से बढ़ाया जाए, तो रासायनिक उर्वरकों के ऊपर निर्भरता बढ़ती चली गई, क्योंकि अल्प समय के अंदर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, अल्प समय के अंदर परिणाम देखने के लिए रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का प्रयोग बहुत ही तीव्र गति से बढ़ा। 5वें दशक के प्रारंभ में हमारे देश में रासायनिक खादों का उपयोग नहीं के बराबर किया जाता था। वर्ष 1960-61 में 2 लाख टन रासायनिक खादों की खपत हुई, जबकि 2000 और 2001 में 1 करोड़ 67 लाख टन रासायनिक उर्वरकों की खपत हुई थी। रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता के कारण किसान की आय का एक बहुत बड़ा भाग रासायनिक खाद की खरीद में व्यय होने लगा। पहले क्या होता था, किसान अपने पास उपलब्ध जैविक खाद का या प्राकृतिक खाद का प्रयोग करता था। अब बात यह आ गई कि हर कोई किसान रासायनिक खाद का प्रयोग करने लगा। ये देखा गया कि रासायनिक खाद का प्रयोग करने से, कीटनाशकों का प्रयोग करने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन तेजी से आ रहा है। तो जब एक किसान ने ये काम किया तो दूसरा किसान भी करने लगा और धीरे धीरे ये उनकी आदत में आ गया। अब रासायनिक खाद और कीटनाशकों और उर्वरकों द्वारा ही खेती की जाने लगी, प्राकृतिक खादों से वो दूर होता चला गया। ऐसी स्थिति में किसान को रासायनिक खाद खरीदने के लिए जो उसकी आय हुआ करती थी, उस आय का काफी हिस्सा इसके ऊपर व्यय करना पड़ा। इस अध्याय के अंदर आपको हरित क्रांति से उत्पन्न किन्हीं 2 पारिस्थितिकी समस्याओं पर टिप्पणी लिखनी है। यह टिप्पणी आप 150 से 200 शब्दों में लिख सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा प्रश्न है, हरित क्रांति से उत्पन्न समस्याओं पर लेख लिखिए। पारिस्थितिकी के अंदर हरित क्रांति के कारण पर्यावरण के ऊपर, पारिस्थितिकी के ऊपर क्या दुष्परिणाम हुए, इसके ऊपर आपको एक लेख लिखना है। यह लेख आप अधिकतम 200 शब्दों के अंतर्गत लिख सकते हैं।
आप लोगों ने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही अगले अध्याय के नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।